हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो और बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। आज का जो टॉपिक हमारे पास है ये है मैथमेटिकल टूल, है ना। मैथमेटिकल टूल क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, है ना। मैथ्स में कहाँ यूज आएगा, फिजिक्स में कहाँ यूज आएगा और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हमारा क्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिकल टूल से, क्योंकि ये मैथ्स की कुछ बेसिक चीज़ों का कलेक्शन होगा जो आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में, फिजिक्स हो या मैथ्स, उनमें आपके यूज़ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए आइए। तो देखिए, मैथमेटिकल टूल्स नाम से भी पता चल रहा है टूल्स, मतलब हम इसमें मैथ्स की बेसिक चीज़ों का क्या करने वाले हैं, कलेक्शन करने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बायो वाले बच्चों के लिए है जिनके पास मैथ्स नहीं है 11th 12th में, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स का कोई डेरिवेशन कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो या मैथ्स के कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उनमें क्या होता है, मैथ्स की बेसिक चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिजिक्स के डेरिवेशन में जैसे इंटीग्रेशन आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें आ जाती हैं, न्यूमेरिकल्स में भी एज वेल कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो आपको सॉल्व करनी पड़ी, कहीं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करना पड़ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ आपको ना देखने को मिलेंगी डेरिवेशंस में और न्यूमेरिकल्स में। तब अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तो वहाँ उस पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें सॉल्व करने में। अब उस टाइम पे हमें अब वो चीज़ें आपको रिवाइज़ करानी पड़ती है। तो क्या होता है, दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये चीज़ हो जाती है कि हम आपको वो चीज़ कैसे कराएं, है ना। उस टाइम पे जब हम करा रहे होते हैं तो प्रॉपर सारी चीज़ें उस मोमेंट पे बताना मुश्किल हो जाता है और फिर आपको समझने में भी दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है पहले ही हम इन चीज़ों को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और टाइम टू टाइम इनका रिवीजन करते रहेंगे और जहाँ भी इनके यूजेज आएंगे हम इनको यूज करेंगे। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैथ्स और बायो दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक एक टॉपिक आइए देखते हैं, करते हैं क्या क्या है टॉपिक्स। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंदर हम आइडेंटिटीज़, है ना, क्या होती हैं, कुछ आपको पता भी हैं, कुछ नई आइडेंटिटीज़ देखेंगे। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एपीजीपी के क्वेश्चन, बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री के अंदर जितने भी आपने आज तक देखे ना 2D और 3D शेप्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन करो, न्यूमेरिकल करो या मैथ्स की चीज़ें करो, तो वहाँ पे आपको 2D और 3D शेप्स मिल जाते हैं। अगर उनकी आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, एरिया का फार्मूला नहीं पता है, वॉल्यूम का फार्मूला नहीं पता है, तो फिर वहाँ दिक्कत आती है। तो इसके लिए ज्योमेट्री की चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जैसे हो गए दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई, है ना, और इंटरसेक्शन, सॉरी सेक्शन फार्मूला हो गया जो आप 10th में पढ़ के आए हो, और स्लोप ऑफ ए लाइन हो गया, इंक्लिनेशन एंगल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स एक तो आपके लिए न्यू है। न्यू कैसे? क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में इसका इंडिविजुअली कुछ मेंशन नहीं है कि लॉगरिथम्स की ये चीज़ें होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए अब एक मैथ्स आ गई जिसमें इंडिविजुअल चैप्टर मेंशन है। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम्स क्या होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से आपसे मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स के अंदर। नेक्स्ट आपका है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे? सारे क्वेश्चन तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहे होते हैं। कहीं इनके फार्मूला यूज हो रहे होते हैं, कहीं इनके एंगल यूज हो रहे होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे यूज हो रही होती हैं। तो इसको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स में भी मेजर रोल है। 11th के खैर मैथ्स में आप पढ़ोगे भी, लेकिन 12th की जितनी मैथ्स है उसमें भी हर चैप्टर में लगभग लगभग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहीं ना कहीं होता ही होता है ना। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं, ये दो टॉपिक्स हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे कैलकुलस के पार्ट हैं। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 11th में, कुछ पार्ट हैं इसके और बाकी 12th में हैं। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अभी हमें क्या नीड आ गई? नीड ये आ गई कि जब फिजिक्स के आप डेरिवेशंस करोगे, है ना, तो उसमें इसकी नीड आएगी स्टार्टिंग में ही, है ना, 11th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी।
तो फिजिक्स के जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की नीड होगी, और तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। क्लास में भी मैंने बहुत बारी देखा है कि बच्चों से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना, कई बार पिटते भी हैं क्लास के अंदर। तो इससे क्या होता है कि इस चीज़ को अगर हम पहले ही सीख लेंगे, पहले कवर कर लेंगे, तो अगर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा तो वहाँ पे आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ इम्पॉर्टेंट कैसे है? ग्राफ एक जैसे किसी भी डेरिवेशंस में आपको डिफरेंट वेरिएबल्स मिलते हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशन देखने को मिलता है। तो उन रिलेशन को जब हम ग्राफिकल मेथड से प्रेजेंट करते हैं तो वो रिलेशन हमारी माइंड में बिल्कुल पिक्चर प्रेजेंटेशन चली जाती है, तो एक तो ईजिली याद हो जाता है, और दूसरी चीज़ है कि ग्राफ के यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ग्राफिकल चीज़ों के जो यूज हैं ये भी आपने देखा, बहुत वाइड यूज़ है इसका। लेकिन बच्चे क्या होता है, ग्राफ से डरते हैं, तो ग्राफ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसमें एक छोटी से छोटी चीज़ लेके, और जितने आपके यूजेस में आने वाले ग्राफ्स हैं, कैसे बनेंगे, कैसे फॉर्मेशन आप करिएगा, वो कोशिश करेंगे कि हम पूरी चीज़ें कवर कराएं, ठीक है। तो ग्राफ्स में ये चीज़, तो ये था इस चैप्टर का मतलब मैथमेटिकल टूल्स का इंट्रोडक्शन, कि हम ये टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। एक एक टॉपिक हम इसमें से पिक करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे जितने कम से कम लेक्चर में पॉसिबल हो और बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझाएं। तो आज की क्लास में हम इसमें से एक टॉपिक लेते हैं, जैसे अलजबरा हम स्टार्ट करते हैं, अलजबरा के कुछ टॉपिक कवर करते हैं, और फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स में ऐसे धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए अलजबरा के टॉपिक्स में आपको बताता हूँ। देखिए, अलजबरा के अंदर पहले मैं बता दूं आपको क्या पढ़ना है। एक तो आइडेंटिटी हो गई हमारी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस हो गए, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे अप्लाई करिएगा, ठीक है, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बताएंगे, ये आपके लिए हो सकता है न्यू हो। फिर उसके बाद आ जाएगा एपी और जीपी। एपी और जीपी में क्या है, एपी और जीपी में 10th में आप पढ़ के आए एपी की चीज़ें, है ना, 11th की मैथ्स में भी है, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है ये चीज़ें यहाँ पे जानना, क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में एपी जीपी की सीरीज फॉर्म हो जाती है, फिर वो हमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एपी और जीपी की चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद ये लास्ट में है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन जब आता है तो फिर अगर हमें पता है तो हम इजीली यूज कर पाते हैं, वरना फिर क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो ये चीज़ें भी सीखेंगे। तो आइए पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम, आइडेंटिटी से आगे देखते हैं। देखिए, आइडेंटिटी में क्या है, आइडेंटिटी में कुछ बेसिक्स आपको पता भी है, तो इसको पॉज करके आप एक बार ही सारी आइडेंटिटी लिखिए, और उसके बाद फिर मैं करूँगा, आप मैच करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लिख लीजिए पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और द ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल क्यूब, इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब है, तो जहां आपको प्लस साइन दिख रहा है वहां माइनस लगा दीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये देखिए नेक्स्ट दो आइडेंटिटीज 6th एंड 7th, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको ध्यान जरूर रखिएगा, इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें क्या होता है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, और a माइनस बी है तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसमें क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद करने का क्या तरीका है, अगर यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट में माइनस आएगा और दूसरी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो थोड़ा सिमिलरिटी के साथ हम इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी, ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। दो तीन और आइडेंटिटीज आगे हम देखते हैं, पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और अपने आंसर से मैच करा सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी 2 टाइम्स सी ए, है ना। ये 9th की आइडेंटिटीज है, और ये वाली भी 9th की आइडेंटिटीज है, रेयरली यूज होते हैं, बट हाँ ठीक है, ध्यान में रखते हैं हम इनको। इसका क्या आंसर होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी।
ये नेक्स्ट दो आइडेंटिटीज देखिए, 10th और 11th। ये क्या है, जो स्टार्टिंग हमने a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, उसी के एप्लीकेशन एक तरह से कह लीजिए, या फिर उसी का यूज़ करके हमने न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करी है। तो इस आइडेंटिटी में क्या होता है, ये जनरली बच्चों को ध्यान में नहीं रहता, लेकिन जब यूज़ में आता है तो मैथ्स में बहुत जगह ये यूज में आ जाता है ना, फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज में आ जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको डायरेक्ट भी याद रखिएगा। अब जरा देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सोचिए, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ये पहला वाला आपका, तो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको पता है नीचे वालों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4ab। ये ध्यान रखिएगा, ये इन दोनों के कन्वर्जन के काम आती हैं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी तरह से a माइनस बी अगर चाहिए तो a प्लस बी को दूसरे साइड ले जाइए, या फिर इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। तो इसको कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए, ये कन्वर्जन हो गया। तो जब भी a प्लस बी इन टर्म्स ऑफ a माइनस बी चाहिए, तो हम इस चीज का क्या करेंगे, प्रॉपर यूज, ठीक है। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। आप एक बारी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपने आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले समझते हैं होता क्या है। ये देखिए, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री का मतलब समझते हैं, ये सेकंड डिग्री का मतलब क्या होता है। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, इज कॉल्ड सेकंड डिग्री। जैसे जनरल फॉर्म हम आपको लिख के दिखाते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, x की मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो मैक्सिमम कितना होगा, 2। और जो सेकेंड डिग्री होता है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है ना। चलिए अब देखिए, अब इसका अगर हमें जीरोज निकालना है, रूट्स निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें रूट्स निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला मेथड आता है ना। उस फार्मूले मेथड का हम यूज़ करेंगे और आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करेंगे, रूट्स हम फाइंड करेंगे। ये जनरली जैसे आप फिजिक्स में या मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन दिखती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कोई इक्वेशन दिख गई तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप डायरेक्ट फार्मूला मेथड अप्लाई करिए और वैल्यूज पुट करिए और आपके आंसर्स निकल के आ जाएंगे। कैसे करते हैं सिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, पहले इसका जो फार्मूला मेथड होता है वो क्या होता है, लिख लेते हैं, फॉर्मूला मेथड। अब देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब यहां से ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड आ गया। फॉर्मूले मेथड में अब हम क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, जैसे अब इसमें कैसे वैल्यू पुट करके आंसर्स निकालेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन है और उससे हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहला काम होता है कि कंपेयर करिए, इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जनरल फॉर्म से आपने कंपेयर किया, जनरल फॉर्म से कंपेयर, अच्छा आप डायरेक्ट भी वैल्यू इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर a b c आपको डायरेक्ट दिख रहा है, फार्मूले में डायरेक्ट पुट करिए निकालिए। लेकिन अगर आप नए हैं, है ना, या फिर अभी आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाया करती है, प्लस माइनस के साइन में दिक्कत हो जाया करती है, तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड है कि पहले सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए, फार्मूला अप्लाई करिए, एक एक वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन करिए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी हैबिट बन जाएगी और आंसर्स अब तो आना ही आना है ना। चलिए, जैसे a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करें कितनी हो जाएगी 6, b कितना हो जाएगा माइनस
13, सी कितना हो जाएगा +6। अब इन वैल्यूज को फार्मूला अप्लाई करिए और उसमें पुट करिए। तो फार्मूला हमारा क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू रखेंगे माइनस और b की वैल्यू है -13, ये फार्मूले का माइनस है, ध्यान रखिएगा, है ना। और b की वैल्यू माइनस है प्लस है, उसको आप अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। यहाँ b की वैल्यू है -13 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपका 6 इंटू c की वैल्यू वो भी 6 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू है 6। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 6 जा 24 इंटू 6 करिएगा दैट इज 144 होल अपॉन में 6 2 जा कितना आ गया 12। अब इसके आगे देखिए x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 माइनस 144 करिएगा दैट इज 25 और 25 का रूट कितना होता है 5, है ना। 25 का रूट कितना होता है 5। कुछ वैल्यूज जैसे आप कुछ बेसिक स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, जैसे 1 से 20 तक के स्क्वायर्स या 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब, तो इससे क्या होगा फ्रिक्वेंटली चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, है ना। वैसे 10 तक 15 तक तो याद होगा सबको स्क्वायर्स, लेकिन 30 तक याद कर लीजिए बेस्ट है। अब देखिए तो 25 का रूट कितना हो गया 5 अपॉन में 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो प्लस माइनस साइन है ना, दोनों साइन को एक एक बारी कंसीडर करके x की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए हमने पहले पॉजिटिव साइन कंसीडर करा एंड से दैट x1, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 अपॉन में 12। आपको पता है इट इज़ 18/12। 6 से ऊपर नीचे काट दीजिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। या फिर इसी को आप क्या बोल दीजिए अल्फा, जैसे मैंने अच्छा अल्फा के बारे में नहीं बताया। देखिए जैसे 2 जीरोज हमने बताया ना सेकंड डिग्री होते हैं, अगर सेकंड डिग्री है ना तो इसके जो मैक्सिमम जीरोज होते हैं बच्चा वो 2 जीरोज होते हैं, और जनरली इन 2 जीरोज को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, है ना। जनरली इन 2 जीरोज को हम क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा। आप x1 x2 भी लिख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने डिग्री की इक्वेशन होती है मैक्सिमम उसके उतने जीरोज हो सकते हैं, मतलब उसकी उतनी वैल्यू आ सकती है, x की उतनी वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है मैक्सिमम 2, क्यूबिक इक्वेशन में कितनी पॉसिबल है 3, है ना। इसी तरह से जितने उसके मैक्सिमम जीरोज होंगे उतनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोबारा नेगेटिव साइन अगर आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 अपॉन में 12। 13 माइनस 5 इज 8/12, से दैट x2। तो x2 बराबर 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 4 3 जा, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं बीटा, ठीक है। तो हमारी ये दो वैल्यूज आ गई x1 और x2। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा और मैंने आपको बताया था अगर सेकंड डिग्री है तो 2 जीरोज होंगे, है ना। जितनी मैक्सिमम पावर होती है मैक्सिमम पावर उतनी डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम क्या होते हैं जीरोज होते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने देखा इसके मैक्सिमम 2 जीरोज आ गए, तो ये दोनों वैल्यू आप क्या करोगे कंसिडर करोगे उस क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चंस सबसे पहले आप कंपेयर करिए, है ना, फिर फार्मूला अप्लाई करिए और आसानी से पुट करते हुए वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपने सॉल्व किया हो मेरे से पहले तो आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन हमारे बहुत काम का होता है, कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा यूज में आ जाता है। जैसे फिजिक्स के डेरिवेशंस हो गए, या कोई आप रूट निकाल रहे हो किसी चीज़ का, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो ऐसे नंबर का जो 100 के पास है ना, 100 के आसपास के नंबर का या 1000 के आसपास के नंबर का, ऐसे नंबर्स के जब आप रूट और क्यूब चीज़ें निकाल रहे होते हैं तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। फिजिक्स की डेरिवेशन जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे ना, ये ग्रेविटेशन का ही हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर भी इसका यूज आएगा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का, और कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट ये है, आप समझिए। पहले तो ये एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। जैसे अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपने पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब, ये दोनों वैल्यू पता है, लेकिन कभी आपके पास ये आ जाए a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, ये कैसे आप फाइंड करिएगा। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बायनोमियल थ्योरम, है ना। 11th में जिनके पास मैथ्स है उनको पढ़ाया भी जाएगा। बायनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर है, उसके अंदर पावर्स कैसे सॉल्व हम करते हैं ये आपको सिखाया जाता है।
तो उसी चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये कैसे अप्लाई होता है हमें ये चीज़ सीखनी है, अभी इसकी नीड नहीं है हमें यहाँ पे, है ना। चलिए, तो बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन में देखिए इन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कोई वैल्यूज आपको गिवन है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना, ये आपको गिवन है, और एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये जो सेकंड टर्म है ये 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, x इज मच मच लेस देन 1। तो क्या होगा, जो इसका आंसर होगा उस आंसर में क्या करेंगे, जो पावर है पावर का सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम nx। ठीक है, तो अगर सेकंड टर्म 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन पावर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट विल बिकम 1 प्लस nx, है ना, जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है। अब इसका कैसे यूज करते हैं वो चीज़ आप समझिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सेकंड टर्म पहले के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होनी चाहिए, तो पावर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ जाता है, पूरी पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके अंदर समझिए, ये हमें गिवन है कि आप बस इस दो चीज़ पे फोकस करिए, बाकी चीज़ें आपको फिजिक्स में बताई जाएंगी। इन दोनों चीज़ पे फोकस करिए, ये हमें गिवन है और वो हमें लेके आना है, और बस आपको एक दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, जैसे अर्थ का जो सेंटर है वहाँ से ये रेडियस हो गई अर्थ, और ये एच हाइट है, उसके सरफेस से हाइट पे कहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है वो एच हाइट हो गई, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आर और एच, और स्मॉल जी क्या है, जितने एक्सेलेरेशन से अर्थ क्या करती है, किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेसिकली। खैर उसमें डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो सिखाया जाएगा। फिलहाल बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन पे आते हैं। ये आपको टर्मोलॉजी दी गई है, अब इसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर स्क्वायर, इसमें से आर कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आर से आर जाएगा 1 बचेगा, अब इसके पास आर तो है नहीं बेचारे के पास, तो क्या होगा, इसके नीचे क्या लिख देंगे एच बाई आर। अब देखिए आप कैसे कंसिडर करिए, आर का अंदर मल्टीप्लाई करिए, आर का 1 में मल्टीप्लाई करिएगा आर हो जाएगा, ठीक है, आर का यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एच बचेगा। आई होप कि समझ में आया हो। अब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन में, अब ये दोनों टर्म है, दो टर्म है, एक ये वाली टर्म है एक ये वाली टर्म है, दोनों पे आ जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लेके जाएंगे, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा अगर कोई क्वांटिटी, अच्छा ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दीजिए, तो जी डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा, जी अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, अगर इस क्वांटिटी को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जितना भी पावर होती है पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं तो जो भी पावर होती है 2 3 वट उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी टाइम्स 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर माइनस 2। अब आते हैं बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं। बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ कैसे अप्लाई होगा, जैसे सेकंड टर्म देखिए एच बाई आर है, एच बाई आर इज वेरी वेरी लेस देन 1, कैसे, एच बाई आर का टर्म देखिए, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये लगभग होती है बच्चों 6400 किलोमीटर। हाइट जो है अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो हम ले सकते हैं 1 2 3 10 20 40 किलोमीटर वाटेवर, है ना, एक मिनिमम हाइट ही हम देखते हैं जब भी जी डैश की वैल्यू चेक करनी होती है, तो एक हाइट की वैल्यू हम देखते हैं वाटेवर, वो जो कुछ भी हो। तो आप इमेजिन करके देखिए 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इट इज़ वेरी लेस देन रिस्पेक्ट टू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर से बहुत छोटा है। तो एच जो होगा यहाँ पे लेट कर लीजिए आप 10 लेट कर लीजिए 10, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 640, मीन्स कि ये कितना गुना है, 1 का कौन सा पार्ट हो गया, 6/40th पार्ट, है ना, 1 का 6/40th पार्ट हो गया, जो कि 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जैसे आपके घर में भाई बहन को 1 रुपये मिल जाए, आपको 640 रुपीज़ मिल गया, है ना, खुश हो गए होगे। तो क्या होगा, अगर उसको 1 रुपये मिला आपको 640 मिला, तो आपका अमाउंट क्या है उसके रिस्पेक्ट में, बहुत ज़्यादा है, तो आपका भी कम, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपका अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई हो रहा है। तो इस अप्रॉक्सीमेशन का क्या है काम है, यहाँ पे h अपॉन में r इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, और मैंने अभी आपको सिखाया बायनॉमियल में अगर सेकंड टर्म 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है तो पावर सेकंड टर्म के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो g डैश बराबर हो जाएगा g टाइम्स, यहाँ पे देखिए ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 और -2 का मल्टीप्लाई होगा -2h बाई आर, ध्यान से देख लीजिए, पावर -2 का इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2h बाई आर, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, शो करनी थी। क्लियर हुआ।
एक बारी देख लीजिए अच्छे से। अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी कमेंट कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसे आपको समझा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है। ठीक है, आप एक बारी देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड करवाते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक आइए। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे रूट है ना, रूट में कोई वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट को पावर में अगर रेज करेंगे तो पावर हाफ जाएगी, है ना। यहाँ पे इसको लिखें तो 0.99 कैन बी रिटन एज रूट ओवर 1/2। अब 0.99 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01। ध्यान से देख लीजिए, 0.99 है ना, तो अगर इसे 1 माइनस लिखेंगे तो 1 माइनस 0.01 लिखेंगे, है ना। अब इसे सॉल्व करना है हमें। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो ये सेकंड टर्म है ये 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है ना। सेकंड टर्म इज वेरी वेरी लेस देन रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 0.01 क्या है, 1 से बहुत छोटा है। 0.01 का मतलब क्या होता है, 1/100। फिर से वही कहानी, 100 रुपये आपको मिल गए और भाई बहन को 1 रुपीज़ मिल गए, खुश हो गए आप। तो इसका मतलब 0.01 इज़ वेरी वेरी लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे 0.01 इज़ वेरी वेरी लेस देन टू 1। तो बाय यूजिंग बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो जो पावर है सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस 0.01 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको दिक्कत है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 0.01 डिवाइड बाई 2 है, तो आपको पता है जब हम डेसिमल हटाते हैं जितने पॉइंट से उतना नीचे इंक्रीज हो जाता है, तो ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हो गया, 200 हो गया, है ना, 1/200। अब 1/200 हो गया, अब डिवाइड आप करिएगा तो क्या लगेगा, पहले पॉइंट लगाइएगा, है ना। पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 0 लगाइएगा 100 हो जाएगा, 0 लगाइएगा 1000 हो जाएगा। अब 200 से 1000 में जब डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो इट विल बिकम 0.005, है ना। अब इसको माइनस करना आपको, 1.000 और नीचे है 0.005। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 जाएगा 10, 10 माइनस 5, 5, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ आपका 0। तो फाइनल आंसर इज 0.995। ये तो खैर हमने आपको बेसिक थोड़ी कैलकुलेशन का भी आइडिया दिया है, बट कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप इजीली इसे तुरंत कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे यूज करेंगे। एक आपको डेरिवेशन का मेथड भी समझा दिया और एक आपको न्यूमेरिकल का भी मेथड समझा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई हों। तो आज की जो क्लास थी हमारी, हमने अलजेब्रा के टॉपिक्स कवर करे, हमने आइडेंटिटी के बारे में सीख लिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा, और अब हमने सीख लिया कि ये बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे अप्लाई होता है। अभी अलजेब्रा में 2 टॉपिक और बचते हैं, एक तो एपीजीपी का कॉन्सेप्ट बचता है और एक कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल बचता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को, ये थोड़ा एपीजीपी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, पहले होता क्या है सीरीज़ वगैरह, है ना, क्वेश्चंस भी समझने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई समझ आई हो सारी चीज़ें। अगली क्लास में हमारे साथ फिर से जुड़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही।